आज हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर की, एंड दैट इज गॉसेस लॉ। ये जो गॉस लॉ है इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्चुअली में कूलम्स लॉ को हमने फंडामेंटल लॉ नहीं बोला है। द फंडामेंटल लॉ इज गॉसेस लॉ। सो मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं। ये 4 इक्वेशन हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो पहली इक्वेशन जो है वो गॉस लॉ है। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टर्म्स में लिखी हुई है, इंटीग्रल टर्म्स में लिखी हुई है। इस गॉस लॉ को समझने के लिए जो पहली चीज हमको समझनी पड़ेगी वो होगी एक क्वांटिटी कॉल्ड एज फ्लक्स। ठीक, एक नई टाइप की क्वांटिटी है, तो इससे पहले 11th क्लास में हमने इस टाइप की क्वांटिटी को कभी भी नहीं पढ़ा। ठीक है, तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वी कैन डिफाइन समथिंग लाइक किसी भी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी। अभी ये डेफिनेशन इतनी कोई सही नहीं है, इसके ऊपर अभी हम और थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे। एक जस्ट एलिमेंट्री आइडिया कि हमने फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो फील्ड लाइंस किसी चार्ज के जैसे होती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, उसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं कैसे? जितनी फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस कर रही होंगी वो बराबर उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। थोड़ी सी अभी इसमें वेगनेस है, अभी इतना कुछ क्लैरिटी नहीं आई कि इस बात के क्या मतलब है। तो एक चीज यहां पे क्लियर है कि जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली किसी सरफेस के लिए डिफाइन किया गया है। एक सरफेस होना चाहिए, है ना, सरफेस एरिया, है ना, एक सरफेस होना चाहिए, रियल या इमेजिनरी कोई भी सरफेस हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलवेज किसी सरफेस के लिए डिफाइन किया जाएगा। ठीक, तो कोई भी सरफेस हो, देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस। एक ऑरेंज, एक बॉल का आउटर सरफेस एक सरफेस है, एक कप का आउटर सरफेस या इनर सरफेस एक सरफेस है, एक पेन का आउटर सरफेस भी एक सरफेस है, एक बॉटल हॉलो हो या सॉलिड हो उसका आउटर सरफेस भी एक सरफेस है। तो कैसा भी सरफेस हो सकता है, और उस सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस को पास करेंगी, वो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये बेसिकली फ्लक्स का एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स किसी सरफेस से पास करने वाला बराबर नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि उस सरफेस से पास कर रही होंगी। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है फ्लक्स का, उसको हम इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। लेट अस से एक फ्लैट सरफेस है जिसका एरिया ए हो। ठीक, एक प्लेन सरफेस है जिसका एरिया ए हो, और अगर इस प्लेन सरफेस के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ई पास कर रही हो, ठीक, तो इस प्लेन सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन करेंगे E into A. This is how flux will be defined. इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस एरिया से, तो हम बोलेंगे उस एरिया से पास करने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा E into A के बराबर। ठीक, प्रोवाइडेड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, उस सरफेस के अगर परपेंडिकुलर हो। ठीक, तो किसी भी फ्लैट सरफेस
से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए के बराबर हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि E उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया किसी सर्टेन एंगल पर हो, ठीक, तो मेकिंग एन एंगल लेट अस से थीटा विथ ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि परपेंडिकुलर से एंगल थीटा बना रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करेंगे E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक, अभी देखते हैं ऐसा क्यों किया। E इंटू ए इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्केलर क्वांटिटी के रूप में डिफाइन किया गया है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है न्यूटन पर कूलम, F बराबर QE वाले फॉर्मूले से आता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट इंटू एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। या इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम कई बार वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं, तो फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी वोल्ट इंटू मीटर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सरफेस के लिए डिफाइन किया जाएगा। किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बराबर होगा। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे डिटेल में अभी। और क्या पढ़ा कि किसी एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E उसके परपेंडिकुलर है, तो उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए के बराबर होगा। ठीक, और अगर वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई सर्टेन एंगल है, एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सर्टेन एंगल है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स E इंटू ए इंटू कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक, तो जो फ्लक्स है वो E इंटू ए इंटू कॉस थीटा के बराबर है। इसी को वी कैन राइट एज E डॉट ए एज डॉट प्रोडक्ट। ठीक, तो फ्लक्स कुड बी डिफाइंड एज E डॉट ए। किसी भी फ्लैट सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E पास कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ए के बराबर होगा। E तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर है, इसके बारे में मालूम है। क्या एरिया भी वेक्टर है? एरिया जो है वेक्टर के तरीके से तो ऐड सब्ट्रैक्ट हम नहीं करते कहीं पर, तो शुड वी टेक एरिया एज वेक्टर? एक्चुअली में जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त एरिया को हम वेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उस एरिया का डॉट प्रोडक्ट ही करना है बस। और जो एरिया वेक्टर की जहां तक बात है डायरेक्शन लेने की, तो डायरेक्शन जो होगी वो कहां ली जाए? रिमेंबर दिस, किसी भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर ली जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है और एरिया वेक्टर, हम बोलते जब ये बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो किस एंगल की बात हो रही है? ये बात हो रही है जो एरिया से बनाए गए नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड
के बीच में जो एंगल है उसकी बात की जा रही है। ठीक, तो E डॉट ए करने का मतलब E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा कौन सा एंगल है? थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, एरिया वेक्टर के नॉर्मल के बीच में लिया गया एंगल है। तो अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस का तो नॉर्मल हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होगा। अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस का नॉर्मल हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर वो फ्लैट सरफेस नहीं है, खुद ही कर्व सरफेस, कोई भी रैंडम सरफेस है, एक स्पेयर है, तो एरिया का नॉर्मल हम कहाँ लें, किस डायरेक्शन में लें? हर पॉइंट पे एरिया का नॉर्मल क्या होगा? अलग अलग होगा, है कि नहीं है? ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए, एक स्पेयर है, स्पेयर में जो बनाया गया एरिया है वो क्या, उसका अगर हम नॉर्मल बनाएं डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो डिफरेंट पॉइंट पे बनाया गया नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो एक तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना? तो ये जो डेफिनेशन हमने अभी तक बताई कि फ्लक्स बराबर E डॉट ए, ये तभी तक ट्रू है जब तक कि एरिया क्या हो, यूनिफॉर्म हो, प्लेन सरफेस हो। तो अगर वो एरिया फ्लैट है या प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पे सेम है, फिर तो फ्लक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं। सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, इनटू कॉस थीटा कर देना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कोई एंगल हो थीटा। तो दिक्कत तब आएगी जब एरिया फ्लैट नहीं होगा, एक कर्व्ड सरफेस होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल होगी डायरेक्शन में या मैग्नीट्यूड में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस कर्व्ड सरफेस को देखें और मान लिया कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, वेरिएबल मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग है। इट कुड बी डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ऐसा कोई केस है तो और मुझे इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, गॉस लॉ पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हमें फ्लक्स एज ए क्वांटिटी को कैलकुलेट करना आना चाहिए। इस कंडीशन में जबकि एरिया फ्लैट नहीं है, एक प्लेन सरफेस नहीं है, ऊबड़ खाबड़ एरिया है, अनइवन सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हर पॉइंट पे अलग अलग हो, वेरिएबल हो, तो हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करें? ध्यान में रखने वाली बात यह है कि फ्लक्स खुद वेक्टर नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली उसका एल्जेब्रिक सम होगा। हम टोटल फ्लक्स जो सरफेस से पास कर रहा है उसको डिफाइन कर सकते हैं किसके बराबर? उस सरफेस के इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया से पास करने वाले सारे फ्लक्स का सम या इंटीग्रल। तो क्या होनी चाहिए हमारी अप्रोच? उस एरिया को हम इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया डीए में ब्रेक करें और हर इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया डीए से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दें। अब दो बातें, एक सरफेस ओवरऑल यूनिफॉर्म नहीं है, फ्लैट प्लेन नहीं है, फ्लैट नहीं है, लेकिन एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया तो प्लेन होगा ना, उससे तो एक नॉर्मल पास कर रहा होगा ना, उसके तो नॉर्मल की एक फिक्स डायरेक्शन होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग है, लेकिन उस एरिया डीए पे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही तो वैल्यू होगी, कुछ चाहे मैग्नीट्यूड में चाहे डायरेक्शन में एक ही तो वैल्यू होगी। तो उस ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? हम इससे पहले कर रहे थे E डॉट ए, अब क्या कर देंगे E डॉट डी ए, जहां E उस डीए पे मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है। E is the electric field at that infinitely small area dA। तो ये क्या मिल गया हमें? ये एक स्मॉल सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स निकल गया। और अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है उस सरफेस से पास होने वाला, तो हम क्या करेंगे? ऐसे सारे इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लक्स डी फाई का इंटीग्रल कर देंगे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए।
ठीक। तो अगर किसी सरफेस से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो और अगर वो सरफेस यूनिफॉर्म नहीं हो, प्लेन नहीं हो, फ्लैट नहीं हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे वेरिएबल हो, तो हमें टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। हम उस टोटल एरिया को स्मॉल एरिया डीए में ब्रेक करेंगे, सारे डीए एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कितनी है। ध्यान रखिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की जैसे होगी, कहीं आसपास कोई चार्ज रखा होगा, सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है जिससे हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं, चार्ज आसपास कहीं रखा हुआ है जिसके वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हम उस एरिया डीए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वहां पे ई डॉट डीए निकालेंगे और ई डॉट डीए खुद स्केलर बन जाएगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और ऐसे सारे ई डॉट डीए निकाल के हर एरिया पे सबका सम कर देंगे टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक।